हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MIR मैथ्स बाय रोहित में। हम पढ़ते हैं आज परीक्षा की दृष्टि से 2024 के लिए परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न और किस अध्याय के, अध्याय 4 के। इसके पहले हम अध्याय 3 तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं हम अध्याय 4। तो पहला सवाल है ना, चूँकि अध्याय 4 का नाम क्या है, द्विघाती समीकरण। आप द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ चुके हो है ना। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, द्विघाती, अध्याय 2 में पढ़ा था हमने द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या था, उसका व्यापक समीकरण, जो द्विघाती बहुपद होता है उसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जी द्विघाती बहुपद था, यदि हम इसमें बराबर करके क्या कर देंगे, 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघाती समीकरण। ये है हमारा द्विघाती समीकरण। जैसे हम अध्याय 2 में इस द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कर रहे थे, उसी प्रकार सेम उसी प्रोसेस से हम इसमें द्विघाती, जो हमारे पास क्या है समीकरण, इसके हम क्या मूल ज्ञात कर रहे होंगे। तो जो शून्यक थे वही इसमें मूल कहलाएंगे। बहुपद में उनका नाम शून्यक था, x के 2 मान आ रहे थे, x के ऊपर है ना। इस समीकरण की घात क्या है, 2 की, उसमें बहुपद में भी 2 की घात थी, तो x के ऊपर जो सबसे बड़ी घात होती है उतने उसके हल होते हैं। तो इसके भी कितने हल होंगे, 2। x के 2 मान आएंगे। बहुपद में हम उनको कह रहे थे शून्यक, यहाँ पर हम कहेंगे उनको मूल कहेंगे। समझ पाए होंगे है ना। तो हमें इन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले ही सवाल से, है ना। तो हमारा सवाल हो जाएगा कि हमें क्या करना है, द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करना है। पहले हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, है ना, थोड़ा सरल से क्वेश्चन से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमारे पास जो द्विघाती समीकरण है, हमारे पास क्या है, जो द्विघाती समीकरण है, इस द्विघाती समीकरण के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। इस द्विघात समीकरण के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले, जे क्या कहलाती है, चर राशि, जे क्या कहलाती है हमारी अचर राशि। तो हम जे है अचर राशि मतलब यदि हम तुलना करें इसकी ax² प्लस bx प्लस c से, तो जी b हो जाएगा, जी a हो जाएगा, जी c हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसके साथ x नहीं लगा है मतलब अचर राशि, और x² किस किस का, सबसे पीछे का मतलब अचर राशि, और x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो इनका गुणा कर लेंगे, 10 एकम 10, और जिद ऋण का 10 है तो 10 का गुणा 1 होगा, तो 10 एकम 10, और वो भी किसका आएगा, ऋण का, है ना। अच्छा, और बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच का मतलब होता है x का गुणांक क्या लिखा हुआ है, हम उसको लिख लेंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस अचर राशि और x² का जो गुणांक होगा, इस अचर राशि और x² का जो गुणांक होगा मतलब कॉफिशिएंट होगा, उसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और ये हम इस कार्य को आपको कहाँ रफ कार्य में करना है ना, गुणा करके बाजू में लिख लेंगे। और जो बीच में लिखा है, बीच का मतलब होता है जो x का गुणांक है, क्या है, ऋण 3, उसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो बीच में लिखा था, हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढ कर लानी है कि गुणा करने पर जो बीच में लिखा था ऋण 3, वो क्या आए, जो बीच में लिखा था ऋण 3, वो जोड़ने घटाने पाए उन दो संख्याओं को, जो दो संख्याएं आप निकाल के लाओगे, उन दो संख्याओं को जोड़ने घटाने पर क्या मिले, ऋण का 3 मिले, और उन दो संख्याओं का गुणा करने पर क्या मिले, ऋण का 10 मिले। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। तो आपको याद आ भी रही होंगी, है ना, या फिर हमने आपको निकालना सिखाया है बहुपद में, है ना, वैसे भी निकाल सकते हैं आज, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। तो दो संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, कौन सी, 5 और 2। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो देखिए हम 5 और 2 का गुणा कर दें तो क्या मिलता है, हमें 10 मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, ऋण का 10 चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए, ऋण की। हम पता करते हैं कि 5 ऋण का होना चाहिए कि 2 ऋण का होना चाहिए। वो कहाँ से डिसाइड करेंगे, यहाँ से, उसके बाद अपन यहाँ पर लगा देंगे ना। तो देखिए कि हमें क्या करना है, 5 में से 2 घटाना है, क्योंकि 3 चाहिए ना, तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तभी 3 आएगा,
है ना। और घटते का में दो संख्याएं घटती का में जब एक संख्या धन की हो एक संख्या ऋण की हो, या अगर दोनों धन धन की हुई तो जुड़ जाएंगी और दोनों ऋण 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 की हुई तो जुड़ जाएंगी। घटती का में जब एक संख्या धन की हो एक संख्या ऋण की हो। तो देखिए हमें घटाना है तो एक संख्या ऋण की होनी चाहिए एक संख्या धन की होनी चाहिए। अब कौन सी ऋण, चूंकि हमें उत्तर में ऋण चाहिए तो बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए, ऋण की। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ऋण 5 धन का 2, तो 5 में से 2 जाएगा 3, बड़ी संख्या तो ऋण का कौन हो जाएगा 5। तो आपको जो संख्या मिलेगी 5 दूनी 10, ऋण का 10, और 5 में से 2 जाएगा तो ऋण का 3। तो देखिए इसको आप ज्यों का त्यों लिखोगे। जो आपने दो संख्याएं जो ढूंढ के लाए हो वो किसके लिए लाए हो, इस बीच वाली जो संख्या इसको दो भागों में तोड़ना है। जो बीच वाली संख्या मतलब जो x का गुणांक है, आपको इस संख्या को दो भागों में तोड़ने के लिए हम जिस संख्याएं ढूंढ के लाए हैं। तो क्या करेंगे, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण का 5x धन का 2x। देखिए 5x एक ऋण का है एक धन का है, ऋण के में से धन का जाएगा तो एक ऋण का एक धन का घट जाते, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा वो भी ऋण का। ठीक है, तो जो तोड़ते हो आप दो संख्याओं को वो किसके लिए तोड़ते हो, इसके लिए सारा कार्य करते हैं। और जो 10 है तो आप इस 10 को ऐसा भी लिख सकते हो 5 गुणा 2 बराबर में 0। समझ पाए होगे। जो 10 है 10 को हमने क्या लिख दिया 5 गुणा 2। अब देखो क्या करना है आपको, आपने जो बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ा है, एक भाग इसको दे दीजिए एक भाग इसको दे दीजिए। इनमें से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर सेम सेम क्या दिखा है, इसके पास x है इसके पास x है, हमने x कॉमन लिया। क्या लिया, इससे x बाहर निकाल लिया, है ना। कॉमन लेने का मतलब होता है उभयनिष्ठ लेना। और उभयनिष्ठ कैसे लिया जाता है, उभयनिष्ठ हमेशा जिन जिन संख्याओं से आप जो भी संख्या उभयनिष्ठ लेना चाह रहे हो वो सबके पास होना चाहिए। जैसे इन दो संख्याओं से हमने क्या लिया कॉमन या उभयनिष्ठ x लिया, तो इन दोनों के पास x होना चाहिए। हाँ, तो इसके पास x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, एक x। देखो जी अंदर ज्यों कहते हैं गुणा होगा तो x का x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ज्यों कहते हैं जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इससे x बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचा 5। अब देखो जो आपने पहले कोष्टक में बनाया है सेम ऐसे ही आपका अगले कोष्टक में भी बनना चाहिए। यदि नहीं बनता है तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो बनना ही चाहिए। तो देखिए x ऋण 5 लाना, तो हमें देखो x ऋण 5 दिख भी रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों के पास सेम सेम क्या दिख रहा है, इसके पास 2 है इसके पास 2 है, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बच गया, x बच गया, इसके पास ऋण और ये 5 बच गया, है ना। 2 आपने कॉमन लिया। अब 2 कॉमन लिया किसका, धन का कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें अंदर ऋण ही चाहिए। तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इस पूरे समीकरण से हम क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे। क्या, देखो इसके पास x ऋण 5 है इसके पास x ऋण 5 है। और देखो जब भी कॉमन आते हैं तो कॉमन कहाँ से आते हैं, कॉमन लेने के लिए जिन दो संख्याओं से आप कॉमन लेना चाह रहे हो उनके बीच में या तो धन का चिन्ह होना चाहिए या ऋण का। क्या होना चाहिए, आप गुणा से नहीं ले सकते, दोनों के बीच में यदि गुणा का कॉमन होता तो फिर कॉमन नहीं आते। क्या होना चाहिए, या तो धन का चिन्ह होना चाहिए या ऋण का चिन्ह होना चाहिए। तो देखो इनके पास धन का चिन्ह है, बीच में क्या है, धन का चिन्ह है। तो इसके पास x ऋण 5 है इसके पास x ऋण 5 है, हमने x ऋण 5 क्या किया, कॉमन ले लिया। इस यहाँ से x ऋण 5 कॉमन लिया, इसके पास क्या बच गया x। यहाँ से x ऋण 5 कॉमन लिया तो इसके पास क्या बच गया 2, है ना, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, हम एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो हमें सवाल में क्या दे के रख रहा है कि इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है 0। तो आप ही बताओ यदि हम दो संख्याओं का गुणा करें और 0 आए तो ऐसा कब संभव है, ऐसा तब संभव है जब दोनों संख्याओं में से एक ना एक क्या होनी चाहिए 0, या तो दोनों संख्याओं में से कोई एक 0 या फिर दोनों 0 हों। तो हमें नहीं पता कौन 0, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों को किसके 0 के बराबर रख देते हैं। इसको 0 के बराबर रख दिया और ये x धन 2 है इसको 0 के बराबर रख दिया। तो देखो जी इस साइड 5 ऋण का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का। जी 2 इस साइड किसका है, धन का, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का। तो x के हमारे पास 2 मान आ गए, क्या, ऋण 2 और 5, जी हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। x के 2 मान आ गए, जी हमारे मूल हैं। समझ पाए होंगे। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल करने वाला, है ना। तो इसका नेक्स्ट सवाल है, मिटा दे इसको। नेक्स्ट सवाल है करनी 2
एक्स स्क्वायर बाहर है, धन 7x ऋण धन 5 करनी 2। जी हमारा सवाल है ना, 2x स्क्वायर धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। हमें इसके क्या करना है, मूल ज्ञात करने। तो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस क्या करना है, बराबर में क्या है 0 है ना, इसका और इसका हम क्या कर देंगे गुणा। हमने अभी बताया था हम अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कर दे। तो किसका गुणा करना है, 2 और किसका गुणा करना है, गुणा 5 करनी 2। तो हमने बताया करनी का गुणा कैसे होता है, बाहर की संख्या का गुणा बाहर और करनी का अंदर से करनी का गुणा करनी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बाहर मतलब क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और करनी 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 है ना, और 4 क्या होता है 2 का वर्ग होता है, तो वर्ग से करनी कर जाएगी, क्या आ जाएगा 5 गुणा 2, तो क्या मिल जाएगा 5 दूनी 10, मतलब हमें क्या मिल गया 10। तो हमें गुणा करने पर क्या आ जाए, देखो इन दोनों को हमने गुणा कर लिया तो क्या आ गया 10। तो हमें और बीच में क्या लिखा है 7 लिखा है। तो आपको 2 ऐसी संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करने पर 10 है और जोड़ने घटाने पर 7। तो आपको मिल भी गई होंगी है ना, 5 गुणा 2 तो 10 और 5 धन 2 तो क्या हो जाएगा 7। समझ पाए हो। तो बस जो आपने बीच जो संख्याएं तोड़ी हैं ये किस लिए तोड़ा है, इस बीच वाले को लिखने के लिए। तो जी करनी 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों धन 7x को हम क्या लिख सकते हैं 5x धन का 2x धन ये क्या है 5 करनी 2 बराबर में क्या है 0 है ना। तो जो आपने 7x को 2 भागों में तोड़ा है 5x धन 2x, तो एक भाग इसको दे दो, एक भाग इसको दे दो। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आता है। तो देखिए इसके पास x है, इसके पास x है, तो हमने x क्या किया कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बच गया, करनी 2 बचा, x ऊपर 2 की घात थी, एक x बाहर आ गया, क्या बचा 1x बचा, धन इसके पास एक ही x था बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5। ठीक है, सेम ऐसा ही हमें क्या करना है अगले कोष्टक में बनाना है। तो देखिए सेम ऐसा ही अगली कोष्टक में बनाने के लिए आपको यहाँ पर करनी 2 चाहिए, यहाँ पर तो करनी 2 दिख ही नहीं रहे, और कॉमन लेने के लिए दोनों में समान भी कुछ नहीं दिख रहा है ना। हमें कॉमन लेना है तो समान कुछ समान होना चाहिए कॉमन लेने के लिए, और कॉमन देख पा रहे होगे क्या लेना है। यहाँ पर देखो करनी 2x धन 5 बना, मतलब 5 सिंगल छोड़ना है, मतलब यहाँ से हमें करनी 2 को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा है ना। तो करनी 2 कॉमन लेने के लिए इसके पास भी करनी 2 होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होगे इसके पास करनी 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं करनी 2 गुणा करनी 2, क्योंकि करनी 2 और करनी 2 का गुणा होगा तो हमने बताया था जब एक ही संख्याओं का है ना, जब एक ही संख्या को करनी के अंदर समान संख्याएं होती हैं और आप उनका गुणा करोगे तो वही संख्या करनी के बाहर आ जाएगी, यही आपका उत्तर होगा। जैसे आप करनी 5 और करनी 5 का गुणा करोगे तो 5 ही करनी के बाहर आ जाएगा, वही आपका उत्तर होगा। करनी 6 और करनी 6 का गुणा करोगे तो 6 ही बाहर आ जाएगा करनी के पास, करनी के बाहर 6 ही आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। या फिर जैसे ये करनी 2 का गुणा करोगे तो 2 ही बाहर आ जाएगा, मतलब हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं करनी 2 गुणा करनी 2, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होगा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 क्या होता है 2 का वर्ग होता है, वर्ग से करनी कट जाएगी है ना, तो वर्ग से करनी कट जाएगी, फिर बाहर 2 आ जाएगा ना। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं करनी 2 गुणा करनी 2। और जी x लिखा है ना कि x आप किसी एक के साथ लगाना, या तो इसके साथ या तो इसके साथ। क्यों, क्योंकि यदि आप दोनों के साथ x लगा दोगे तो x और x का गुणा होकर क्या बन जाएगा x का वर्ग, चूंकि हमारे पास x का वर्ग नहीं है, क्या है x है ना, धन जे लिख, इसको हमने जे लिख दिया और जी क्या लिखा है 5 करनी 2 बराबर 0। एक बार इसको हम ज्यों करते हैं लिख लेंगे है ना, करनी 2x धन 5 धन। अब देखो इसके पास करनी 2 है, इसके पास करनी 2 है, तो हमने क्या किया करनी 2 कॉमा ले लिया, इसके पास क्या बचा करनी 2x धन, यहाँ से करनी 2 बाहर आ गया तो क्या बचा 5 बराबर 0। आप देख पा रहे होगे कि कोष्टक के अंदर एक सी संख्या समान है। तो अब पूरे समीकरण में से देख लेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा। तो पूरे समीकरण में जे इस देखो जे है धन का निशान, धन के इस ओर से और इस ओर से देख लेंगे क्या कॉमन आ रहा। इसके पास भी धन के इस ओर भी जे है, इस ओर भी जे है, तो हम क्या करेंगे करनी 2x धन 5 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। इसके पास क्या बचा x बचा, और इससे जो कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा करनी 2 बचा, बराबर में क्या है 0 है। तो एक बार हम इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार
इसको 0 के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 2x, जी धन का 5 है उस ओर जाएगा तो ऋण का 5 हो जाएगा, और जी करनी 2 गुणा में है इस ओर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 5 बटे करनी 2, एक हल ये हो जाएगा। और जी यहाँ से x धन इस साइड धन का है उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा, करनी ऋण का हो जाएगा, तो एक x का मान जे हो जाएगा। तो x के इस प्रकार हमारे पास 2 मान हो जाएंगे, एक जे और एक ऋण करनी 2, तो जे हो जाएंगे हमारे मूल। समझ पाए हो गए है ना। तो ये थे हमारे इस प्रकार 2 सवाल। आइए करते हैं तीसरा इबारत वाला सवाल है ना। सवाल है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। क्या बोल रहा है प्रश्न, हम इसको मिटाए है ना, प्रश्न लिख लेते है ना। प्रश्न क्या बोल रहा है, हमें ऐसी 2 संख्याएं, क्या पूछ रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, योग मतलब जोड़ना है ना, योग 27 हो है ना, और गुणनफल 182 हो, और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो आइए करते हैं है ना, कैसी 2 संख्याएं, कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है। तो क्या करना है, चूंकि ये क्या है, हम देख पा रहे हैं ये द्विघाती समीकरण है, पाठ का अध्याय का क्या नाम है, द्विघाती समीकरण है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि चर एक ही रहेगा, उसकी घात सिर्फ बढ़ती घटती रहती है, तो चर एक ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही चर मान लेंगे, और हमें क्या करना है कि उसने क्या बोला 2 संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम क्या कर लेंगे, माना एक संख्या x है, क्या करेंगे एक संख्या को हम मान लेंगे, मानना एक ही चर है ना, तो हम मान लेंगे, माना हल में देखिए क्या करते, माना 2 संख्याएं ज्ञात करना है, माना एक संख्या x है, एक संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या आप ही बताइए, जब एक संख्या x है और हमने एक संख्या मान ली, उसने क्या बोला 2 संख्याओं का योग 27 है ना। यदि हमने एक संख्या x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, एक उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लो 2 लोग हैं हमारे पास, क्या, मोहन और सोहन, हमारे पास 2 लोग हैं मोहन और सोहन। हमने बोला कि मोहन और सोहन के पास, दोनों के पास मिलाकर कुल 50 रुपये हैं। हमने क्या बोला, मोहन और सोहन के पास कुल मिलाकर 50 रुपये हैं, और हमने बता दिया आपको कि मोहन के पास 30 रुपये हैं। तो आप बताइए सोहन के पास कितने रुपए होंगे। तो यदि देखो हमें ये पता है कि दोनों के पास, दोनों का टोटल पता है कि दोनों के पास कुल कितने पैसे हैं, और हमें एक के पता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे के निकालने के लिए टोटल में से एक के घटा देंगे, तो इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 50 - 30। समझ पाए हो। यदि हमें दोनों का पता है कि दोनों के पास कुल कितना पैसा है, और हमें एक का भी पता है कि उनमें से एक के पास इतना है, तो दूसरे का क्या करेंगे, कुल में से घटा के निकाल लेंगे। तो बस यहाँ भी वही करना है। उसने प्रश्न ने हमसे क्या बोला है कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात करना जिनका योग क्या है 27। तो 2 संख्याओं का योग क्या है 27 है। अब उनमें से आपने एक संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से x को घटा देंगे, जो बच जाएगी तो वो दूसरी होगी, है ना। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 - x होगी। ये बात समझ पाए हो क्या। यदि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 27 आता है, उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 में से x घटा देंगे, तो जो बच गई तो वो दूसरी होगी। जैसे इसी प्रकार, जैसे 2 लोगों के पास 50 रुपये हैं, है ना, 2 लोगों के पास पैसों का योग कितना है 50 रुपये, और एक के पास 30 है, तो एक के पास क्या हो जाएगा, है ना, इसमें से हम घटा देंगे। समझ पाए हो। अब देखिए, तो बात करते हैं अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है, और इनका गुणनफल कितना है 127 है। 2 संख्याओं का योग कितना है, 2 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 27 है।
तो हमने जी बना लिया है ना। तो या फिर इसको आप नीचे लिख सकते हो, तो प्रश्नानुसार दूसरी संख्या है ना, तो जी हो जाएगी। और इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रहा है, प्रश्नानुसार क्या दे रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना दे रहा है, 182। इन दोनों का गुणनफल मतलब इनको दोनों को गुणा करने पर क्या आता है, 182। हल कर देंगे, इस x का गुणा 27 में होगा तो क्या हो जाएगा 27x, ऋण x का गुणा x में होगा तो x² बराबर में क्या है 182। एक काम करेंगे तो सबको हम एक साइड बुला लेंगे, है ना। तो देखिए क्या है जी, x² इस ओर है, इस ऋण का है, इस ओर आएगा तो धन का हो जाएगा जी। 27x इस ओर किसका है, धन का है, इस ओर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। और जी 182 कहीं नहीं जा रहा, ये तो यहाँ का यहीं है, बराबर में 0 इस ओर न लगा के उस ओर लगा, है ना। तो ये हो गया हमारे में। अब क्या करना है जी, हमारे पास द्विघातीय समीकरण बन गया है, तो सेम उसी विधि से करना है। हम क्या करेंगे, जैसे मूलों को ज्ञात कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, जो विधि अभी अपन ने की थे 2 सवाल मूलों को ज्ञात करने की, वो क्या है, मूलों को ज्ञात करने की गुणनखंड विधि थी, है ना। तो इस सवाल को भी हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, हम इस संख्या का मतलब अचर संख्या जो होती है पीछे वाली अचर संख्या, इस संख्या का हम x² के गुणांक, x² का गुणांक क्या कहलाते, गुणांक क्या कहलाते, जैसे x का गुणांक क्या है 27, इसके साथ कौन लिखा है, x के साथ क्या लिखा है 27, तो 27 क्या है x का गुणांक। ऐसे ही x² के साथ क्या लिखा, अब बोलोगे सर कुछ नहीं, हमने बताया जब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो x² का गुणांक कितना है 1, तो 182 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिला 182, और बीच में क्या लिखा है ऋण का 27। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है या ढूंढना है कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए 27 आए। तो देखो अभी तक हमें क्या पता था, छोटी छोटी संख्याएं क्या आ रही थी तो हम डायरेक्ट बता पा रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट बताना मुश्किल लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे 182 के गुणनखंड निकाल लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया 182 के गुणनखंड निकाले, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 का करेंगे तो 7 एकम 7, बच गया कितना 2, तो 21 हो गए, 7 या 21 और क्या है 13 एकम 13। तो देखिए हमारे पास 3 संख्या आई। आप इनके गुणा पर बिल्कुल ध्यान मत देना, यदि इन तीनों का गुणा आप किसी भी प्रकार करोगे तो गुणा करने पर 182 तो आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है 27 बनाना है। तो देखिए हम करते हैं नीचे से 13 7 क्या हो गया 91 और क्या बच गया 2। अब हम 2 को चाहे जोड़ें चाहे घटाएं तो 27 से तो बहुत आएंगे, है ना। तो चलो इसको छोड़ते हैं। अब अभी हमने 13 का 7 किया था, अब 13 को छोड़ते हैं, इन दोनों का करते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो एक संख्या हो गई 14 और क्या बच गया 13 और बचा 13, इन दोनों को साथ में ले लिया, अब इसको अलग से ले लिया, तो 7 दूनी 14 और क्या बच गया 13। तो देखिए 13 और 14 गुणा पर बिल्कुल ध्यान मत जाओ, आप गुणा करने पर 182 तो आएगा। आप तो सिर्फ ये देख लो कि 13 और 14 को जोड़ने या घटाने से 27 हो रहा, तो हम देख पा रहे 14 और 13 को जोड़ने से 27 हो रहा है। तो आप 14 का और 13 का गुणा करोगे तो 182 तो मिलेगा। अब क्या चाहिए आपको, जोड़ना है ना। 13 और 14 से 27 कैसे बनेगा, जोड़ने से ही बनेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि चूंकि ऋण भी लाना है, हम 14 धन 13 नहीं कर सकते, क्योंकि 14 धन 13 करोगे 27 तो आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, धन का आएगा। आपको लाना किसका है, ऋण का 27 लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं 2 संख्याएं कब कब जुड़ती हैं, जब दोनों धन की हों या दोनों ऋण की हों। तो हमें ऋण लाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं ऋण की ले लेंगे, है ना। तो ऋण का 14, ऋण का 13, 14 और 13 27 हो जाएंगे, ऋण के जोड़े तो ऋण, तो ये भी ऋण की होगी और ये भी ऋण की होगी, है ना। तो हमें 2 संख्याएं मिल गई। जिस 2 संख्या हम क्यों ज्ञात करते हैं, हम इस बीच वाली संख्या को तोड़ने के लिए ये 2 संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो देखो x² जो करते हैं, जिस 27x को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण का 14x, ऋण का 13x, तो ऋण ऋण जोड़ के धन हो जाएगा 13 और 14 27। धन 182 को क्या लिख सकते हैं, 14 गुणा 13 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो 2 भागों में तोड़ा, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, इसके पास x² है, एक x बच गया, ऋण इससे x कॉमन लिया, क्या बच गया 14 बच गया। अब सेम ऐसे अगला बनाना है, तो 13 इसके पास है, 13 इसके पास है, हमने 13 कॉमन ले लिए, और इसके पास अंदर क्या बच गया, x बच गया, इसके पास 14 बच गया। अब देखो समस्या क्या जा रही है कि यहाँ पर धन है और हमें यहाँ ऋण बनाए तो ऋण ही लाना है, तो हम क्या करेंगे, ऋण कॉमन ले लेंगे।
तो ऋण कॉमन लेने से क्या होता है, जो संख्या धन की होती है वो ऋण में हो जाती है, जो ऋण की होती है चिन्ह पलट जाती है। यदि आपने ऋण कॉमन ले लिया है तो अंदर जो संख्या धन की थी वो ऋण की हो जाएगी, जो ऋण की थी वो धन की हो जाएगी। तो देखिए हमने ऋण का 13 कॉमन ले लिया जी, x किसका था, ऋण का था, तो जी धन का हो गया। जी 14 किसका था, धन का था, तो जी किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, है ना। अब पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा, x ऋण 14 इसके पास है, x ऋण 14 इसके पास, हमने x ऋण 14 कॉमन ले लिए, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा ऋण का 13, बराबर में क्या हो गया 0। एक बार हम इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो इस साइड ये किसका है, ऋण का, उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का। तो x का मान 14 आ गया। ऐसे इस ओर ये ऋण का है, उस ओर जाएगा तो धन का। तो x के 2 मान आ गए हमारे पास, 14 और 13। तो हमने x किसको माना था, माना एक संख्या या पहली संख्या। तो पहली संख्या यदि हम पहली संख्या 14 को मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 ऋण x, और x को क्या माना 14। तो 27 में से 14 गया, क्या बचा 13। यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। यदि इसको 13 मानोगे तो जी 14 हो जाएगी। समझ पाए होगे, ठीक है। आइए करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। मिटा देते हैं इसको, है ना। उसने क्या बोला है, सवाल है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या ज्ञात करना है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, है ना, जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 है। क्या ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए 365 हो। तो देखिए यहाँ पर हमें इन बातों को ध्यान, इस लाइन को, इतनी लाइन को बड़े ध्यान से देखना है। क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब वो उसने बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो 1 से शुरू हुआ, धन 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो वो आपसे प्राकृतिक संख्या भी बोल सकता था, या उसने हमसे बोला है धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो 1 से शुरू होने वाली। अब देखो बात करते हैं, उसने क्या बोला है, आपको 2 क्रमागत संख्या लेनी। क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है, जैसे आप 1 3 ले रहे हैं तो दूसरी क्या होनी चाहिए 4, यदि 1 4 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए 5, 1 10 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए 11, यदि 1 20 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए 21। ये कहलाते हैं क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्या, है ना। तो उसने क्या बोला, 2 क्रमागत हैं, 2 संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत है, मतलब इस रूप की होंगी। अब आप ही बताइए, यदि पहली 20 है तो फिर दूसरी कैसे आएगी, 20 धन 1 से आएगी। यदि 1 20 है तो दूसरी कैसे बनेगी, क्योंकि क्रम से 1 1 जोड़ने से ही क्रम बनता है। यदि हम 2 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर संख्याओं में 1 1 का अंतर हो जाएगा। और क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है 1 के बाद 1। तो देखिए यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या 21 जो है वो कैसे बनती है, 20 धन 1 से। यदि पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 3 धन 1, मतलब 4 होगी तो 3 धन 1। यदि पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4 धन 1। यदि पहली संख्या 16, पहली संख्या क्या है 10 है, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 10 धन 1। तो आप क्या समझे कि यदि हमें पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पहली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्रम से संख्याएं, क्रमागत संख्याएं मिल जाएंगी। तो देखिए इसी प्रकार हम मान लेते हैं हल में, माना 2 संख्याएं, तो माना पहली संख्या x है ना, पहली संख्या x है। तो प्रश्नानुसार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। अब भी हमने देखा यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या 20 धन 1, यदि 3 है तो 3 धन 1, 4 है तो 4 धन 1, 10 है तो 10 धन 1, है ना। तो ऐसे यदि पहली संख्या x है तो हमें अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाली हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, अगली संख्या हो जाएगी।
क्रमागत। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो गई, x धन 1 होगी। अब उसने क्या बोला है, इनके वर्गों का योग क्या है 365। प्रश्नानुसार क्या करते हैं, इनके वर्गों का मतलब इन दोनों संख्याओं की वर्ग कर दो, ये कर दिया, x धन 1 इसका वर्ग कर दो, है ना। इनके वर्गों का योग तो क्या कर दिया, जोड़ दे। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 365। बस इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। जी x का वर्ग ज्यों कहते हो, धन ज्यों कहते हो, जी यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लग जाएगी, a धन b, कौन सी लग जाएगी, a धन b का होल वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये होता है। तो a यहाँ पर क्या है x और b क्या है 1। जहाँ जहाँ x a होगा वहाँ वहाँ x लिख देंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे ना। तो क्या होगा, x का वर्ग धन 2 एकम 2 2x, है ना, 2 सूत्र का 2, a क्या है x और b क्या है 1, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। और b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, बराबर क्या है 365। इसको हल करेंगे, x का वर्ग कितने हो जाएंगे 2x का वर्ग धन जी क्या है 2x, जी 365 उसोर है, इसोर बुला लेंगे तो किसका हो जाएगा, है ना, इसोर ले आएंगे ना, बराबर के इसोर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। जी उसोर धन का, इसोर आया तो ऋण का हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2x, 365 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 364 बच जाएगा, बराबर 0। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, भाग करने पर इस समीकरण 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बचेगा। इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आधा हो जाएगा ना, 364 2 का आधा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है 1 आए। तो इसी यही सवाल अपन जस्ट इसके पहले कर चुके हैं ना। इनको गुणा करने पर क्या है 182 और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो 14 और 13 का यदि हम गुणा करेंगे तो 182 आएगी और 14 में से 13 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो देखिए हमें 1 किसका बचाना है, धन का बचाना, मतलब बड़ी संख्या धन की होनी चाहिए। तो हम 14 को बड़ी संख्या बना देंगे ना। जी क्या हो जाएगा x, मतलब 14 को बड़ी संख्या बनाने के कहने का मतलब है कि हम 14 में से 13 को घटाएंगे, 13 में से 14 को नहीं घटाएंगे, मतलब धन का रखेंगे 14, ऋण का रखेंगे 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और धन, इस x के क्या लिख सकते हैं 14x ऋण का 13x ऋण 182 को हम क्या लिख सकते हैं 14 गुणा 13 बराबर में क्या है 0। तो देखो जी एक धन का एक ऋण का घटेगा तो x बचेगा। इसको दे दो, जो दो भागों में तोड़ा ना बीच वाले को, एक भाग इसको दे दो, एक भाग उसको दे दो। इसमें से हमने क्या किया x कॉमन लिया, इसके पास 2x के ऊपर 2 की घात थी, एक बाहर आ गया, एक x बच गया। धन इसके पास x था, बाहर आ गया, क्या बच गया 14 बच गया। यहाँ से देखो 13 इसके पास है, 13 इसके पास है, हमने 13 कॉमन ले लिए। अब चूंकि यहाँ पर धन है तो हमें अंदर भी धन ही बनाना है, तो हम क्या कर, लेकिन हमारे पास क्या है ऋण है, तो हम क्या करेंगे ऋण कॉमन ले लेंगे। तो ऋण कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, जो धन का है वो ऋण का, जो ऋण का है वो धन का। तो x किसका था ऋण का, तो x किसका हो जाएगा धन का। जो 14 किसके थे ऋण के, तो ये भी किसके हो जाएंगे धन के। तो यहाँ से 13, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 14 बराबर 0। अब पूरे से क्या कॉमन ले लें, x धन 14 पूरे से कॉमन ले लिया तो इसके पास बच गया x, यहाँ से x धन 14 तो इसके पास बच गया 13 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे जी 0 इसके बराबर रख देंगे, एक बार जी 0 इसके बराबर रख देंगे। तो ये धन का है उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा ऋण का 14 हो जाएगा, और ये ऋण का है उस ओर जाएगा तो धन का 13 हो जाएगा। तो x के हमारे पास 2 मान आ गए, x के क्या आ गए हमारे पास 2 मान आ गए। तो देखिए क्या होगा, इनमें से x का मान क्या आया, x बराबर 1 आया ऋण 14 और 1 आया ऋण 13। तो x बराबर जो ऋण 14 होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा अमान्य उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, उसने प्रश्न में पहले ही बोला था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या चाहिए थे धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये तो है ऋणात्मक है ना, तो इसलिए जी क्या हो जाएगा अमान्य। कारण लिख दें क्योंकि प्रश्न में हमें धनात्मक पूर्णांक
चाहिए, है ना। तो ये तो हो जाएगा क्या हमारा अमान। तो x बराबर क्या मान हो जाएगा हमारा उत्तर 13। तो x बराबर 13, तो x क्या है हमारा पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी 13। और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, x धन 1। दूसरी संख्या क्या मानी थी, x धन 1। तो x का मान कितना है 13 धन 1, तो कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या 14। अतः इस प्रकार हमारी पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। समझ पाए होगे। अगला सवाल है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। उसने क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो ना। तो ये है समकोण त्रिभुज, है ना। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ये है 90 अंश का कोण। तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हमसे क्या बोला है उसने, इसको हम बोल देंगे आधार, है ना, इसको बोल देंगे आधार, इसको बोल देंगे लंब, या यही है हमारी ऊंचाई। लंब की बात करें या ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, और ये कहलाएगी हमारी क्या, कर्ण कहलाएगी। तो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब जी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखो इस सवाल में हमें क्या करना है कि हमें पता लगाना है कि कौन सी भुजा किस पर निर्भर है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो आधार है क्या ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई है क्या बोला, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि हमें आधार पता होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से 7 घटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी ऊंचाई, क्योंकि उसने बोला ऊंचाई क्या आधार से 7 कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊंचाई जो जिस पर डिपेंड है, जिस पर अन्य भुजाएं डिपेंड होती है हम उसको मान लेते। तो आधार पर डिपेंड है तो हम आधार मान लेंगे। हल में क्या करेंगे, माना आधार की लंबाई, आधार की जो लंबाई है वह x सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या होगी, उसने बोला है ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, आधार है x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x ऋण 7 सेंटीमीटर। आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम होगी, तो आधार में से हमने 7 घटा दिया, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें दे के ही रखा है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आधार है x, ऊंचाई या लंब बोल देंगे x ऋण 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। चूँकि ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है जी है 13, जी माना है हमने x, तो जी क्या है x माइनस 7। तो कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर लंब क्या है x ऋण 7 का वर्ग। लंब बोल दे या ऊंचाई, जो लंब है यही ऊंचाई हो जाएगी, इसको हम लंब भी बोल सकते हैं ना। और आधार क्या है हमारा x, तो x आधार का वर्ग तो x का वर्ग। इसको सॉल्व कर देंगे, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169। इसमें सर्व समीकरण लग जाएगी a ऋण b का होल वर्ग क्या होता है 1 का वर्ग ऋण 2ab, तो 2 सूत्र के a है हमारे पास x और b क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और x, तो क्या हो जाएगी 7 दूनी 14x, है ना। जी सब समीकरण लगा रहा है इसमें a का वर्ग a ऋण b का होल वर्ग, a ऋण b का होल वर्ग क्या होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। जी सब समीकरण लग जाएगी ना।
और बी का वर्ग धन बी का वर्ग, बी का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 धन एक्स का वर्ग तो है ही हमारे पास, है ना। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा 1 6 9, 1 एक्स का वर्ग ये, 1 एक्स का वर्ग ये क्या हो जाएगा 2 एक्स का वर्ग ऋण 14 एक्स धन जी क्या है 49 जी 2 एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो ऋण के 14 एक्स ज्यों कहते हो धन का 49 ज्यों कहते हो जी। इस ओर किसका है धन का, इस ओर बराबर के इस ओर आएगा तो किसका हो जाएगा ऋण का, है ना। अब इस ओर कुछ नहीं बच रहा तो क्या बच जाएंगे, इसको इस ओर लिख दो या इस ओर 0 लिख दो ना। तो क्या हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार। तो 2 एक्स स्क्वायर ऋण 14 एक्स 69, 169 में से क्या घटा देंगे 49 घटा देंगे, है ना। 49 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 120 और किसका बचेगा ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की। एक काम करते हैं, चाहो तो इसमें 2 से भाग लगा सकते हो छोटा करने के लिए। तो पूरे समीकरण में क्या कर दो 2 से भाग कर दो इस पूरे समीकरण। तो इसमें 2 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें लगाओगे तो 2 7 14 और 120 में लगाओगे तो 60 बराबर 0। तो हमारे पास जी बन गया एक द्विघातीय समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण को हम क्या कर देंगे, है ना, गुणा कर ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आए हमारा 7। तो हम 12 पंजे 60, 12 और 5 का गुणा कर देंगे तो 12 पंजे क्या होता है 60 और 12 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो इस 7 एक्स को क्या लिख सकते हैं 12 एक्स। देखो घटाना है और घटाना भी है और हमें उत्तर भी ऋण का चाहिए और घटते का हमें जब एक ऋण का हो एक धन का तो हम बड़ी को ऋण का कर देंगे छोटी को धन का कर देंगे। इससे क्या होगा कि घट जाएंगे, है ना, और 12 से 5 चले जाएंगे और ऋण का आ जाएगा। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 5 बराबर में 0। इसमें से क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, इसके पास क्या बच जाएगा एक्स, इसके पास क्या बच जाएगा 12। यहाँ से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे और धन का 5 ले लेंगे, इसके पास क्या बचाएंगे एक्स, इसके पास क्या बचाएंगे 12 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया, है ना, बराबर में क्या आ गया 0। अब हम पूरे समीकरण में से यहाँ पर देखिए पूरे समीकरण में से क्या करेंगे एक्स ऋण 12 कॉमन ले लेंगे, इसके पास क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा और इसके पास क्या बच जाएगा धन का 5 बच जाएगा बराबर क्या है 0। तो एक बार इसको बराबर के 0 रख दो और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। तो जी इस ओर धन का ऋण का है उस ओर जाएगा तो धन का हो जाएगा और जी इस ओर ऋण का है उस धन का है उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, एक 12 एक x का मान ऋण 5 है। अब इनमें से कौन x का मान होगा तो x बराबर 12 मान होगा, x बराबर ऋण 5 अमान हो जाएगा। क्यों अमान हो जाएगा क्योंकि हमने क्या निकाली है जी x क्या है हमारा आधार की लंबाई और जो लंबाइयाँ होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती। x बराबर ऋण 5 क्या हो जाएगा अमान, क्यों क्योंकि x क्या है हमारी आधार की लंबाई और लंबाइयाँ ऋणात्मक नहीं होती। तो क्यों लिख दो इसमें कारण, क्योंकि लंबाइयाँ ऋणात्मक नहीं होती, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 और x क्या है हमारा x क्या है हमारी क्या मानी थी हमने आधार की लंबाई, तो आधार हो जाएगा 12। तो लंब या ऊंचाई क्या हो जाएगी ऊंचाई है ना क्या थी x माइनस क्या थी 7, x का मान कितना है 12 तो 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 5। तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी 5, आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगी 5, है ना। तो इस प्रकार ये थे हमारे सवाल, है ना। आशा करते हैं समझ पाओगे। थैंक यू।